ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी। ओके सर, मैं आपको बता रहा था कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के बारे। तो आप मैक्सिमम ट्राई करें, कोर्सेरा के ऊपर 10 कोर्सेज का मतलब लिमिट लगाइए। अब पहले कोई लिमिट नहीं थी, अब लिमिट है। तो आप उस मैक्सिमम 10 के 10 को अचीव कर लें अपने फील्ड के रेलेवेंट, जो कि एडवांस कोर्सेज हैं। यहाँ पे मैं एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज ना, आपको मैंने सर्टिफिकेट इसलिए शो करवाया है। तो आपको आप देख सकें कि किस तरह का सर्टिफिकेट और किस लोगों के साथ आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप ये कोर्सेज अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर मेंशन कर सकते हैं, और डिफरेंट जितने भी कैरियर आपके प्रोफाइल्स हैं उनके अंदर आप सब के अंदर मेंशन कर सकते हो। और ये इनकी आपकी एप्लीकेशन के अंदर वर्क होती है स्पेसिफिक एसएमएस के अंदर, या वॉलंटियर वर्क के जिस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपकी। तो आपके पास ये कोर्सेज होने चाहिए। देन यहाँ पे मैंने कुछ लिंक्स मेंशन किए हैं, क्योंकि मैं बेसिकली फूड साइंस का हूँ। आई एम सॉरी टू से कि मैंने कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन उनके लिंक पेस्ट कर दिए हैं। अगर अब आपका काम ये है कि आपने गूगल के ऊपर या चैट जीपीटी के ऊपर डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म है, आपने अपने कोर्स के रिलेटेड डिफरेंट ट्रेनिंग्स फाइंड आउट करनी है। ऐसी कोई भी प्रोग्राम, ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जिसके रेलेवेंट कोई ट्रेनिंग्स ना हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फ्री ट्रेनिंग्स ऑनलाइन देती हैं विद सर्टिफिकेट, एक एक दो दो घंटे के कोर्सेज भी देती हैं। तो आपके बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्सेरा से हट के आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और कोर्सेज लेने हैं। ट्राई करें कि मैक्सिमम जितने भी आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप 5वें 6ठे सेमेस्टर में अभी तक हैं तो पब्लिकेशन तो इस स्टेज के ऊपर आप कर नहीं सकते। ट्राई करें कि पब्लिकेशन किसी ना किसी तरह सीनियर के साथ एंगेज होकर करें। अगर वो पॉसिबल नहीं है, ये वो चीजें हैं जो कि आपको बाकियों से डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। कि मैं कुछ लिंक पेस्ट किए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। And यहाँ पे मैंने कुछ जनरल स्कॉलरशिप मेंशन की हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्ट कॉमन ये कोई मतलब ऑल ओवर लिस्ट नहीं है, जस्ट फेमस वन जो मैंने मेंशन की है। मैरी क्यूरी हो गया, पाक यूएसए नॉलेज कॉरिडोर हो गया, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गया, मैक्स वगैरह, ये तरह जितनी भी स्कॉलरशिप है विच मेंशन की है, आप इन सबको माइंड में रखें। तो आप अगला क्वेश्चन था हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के लिए ये दो लिंक मैंने मेंशन किए हैं, ग्रुप के नाम स्कॉलरशिप नेटवर्क और पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग। फेसबुक के ऊपर सबसे जो पहला काम है, आज अभी इस मीटिंग के बाद आपने इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। इसके ऊपर जस्ट ही स्कॉलरशिप के रेलेवेंट पोस्ट होती हैं, डिफरेंट क्वेरीज होती हैं। जैसे आप इनको फॉलो करेंगे आपको इससे रेलेवेंट पोस्ट आना शुरू हो जाएंगी। जब आप वक्तन फवक्तन पोस्ट को देखते रहेंगे, क्वेरीज को देखते रहेंगे, तो आपको एक्सपोजर होगा किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट डिफरेंट वहाँ पे डिफरेंट जितने भी सीनियर जो पोस्ट करते रहते हैं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी फील्ड के अंदर किस लेवल का काम हो रहा है, कहाँ का अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। पहला काम आपने क्या करना है, इन दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, स्कॉलरशिप नेटवर्क और पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग। देन उसके अलावा इटली के केस के अंदर ये पहला लिंक मैंने दिया हुआ है www.bandi.me। और इसके ऊपर अगर आप इस लिंक को ओपन करें तो अभी तक जितनी भी पीएचडी की स्कॉलरशिप ओपन है सारी की सारी इस लिंक के ऊपर विद द डेट डेडलाइन के साथ मेंशन की हुई है। और यहाँ पे आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड के हैं, आप एग्रीकल्चर का फिल्टर यूज करेंगे तो एग्रीकल्चर के रेलेवेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी के प्रोग्राम ओपन है उन सबको आपको शो करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही कीमती है, आप इसको संभाल कर रखिएगा। बाकी मैंने दोनों ग्रुप्स के लिंक भी मेंशन कर दिए, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके अलावा ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। इटली की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, जस्ट इटली के केस की बात करूँ। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इटली और बाकी चीज़ें डिफरेंट है थोड़ी सी। मेरा चाइना और इटली का एक्सपीरियंस है तो मैं नेक्स्ट थोड़ा सा चाइना को भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इटली के केस के अंदर आपको एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर मेंशन किए हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस प्रिपेयर करें। देन मैंने अपनी मेल मेंशन कर दी, जीमेल वाली ऑफिशियल ईमेल। आई एम सॉरी टू से मैं मेंशन नहीं कर पाया यहाँ पे, और ना मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो बम्बार्डमेंट हो जाती है। तो आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर सकते हैं, और मैं वीकेंड के ऊपर अवेलेबल हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैक्सिमम लोगों के करूँ। तो होपफुली कि मैं सबका आंसर करूंगा। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मेल करें तो इंशाल्लाह मैं आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करूंगा, जो भी पॉसिबल सजेशंस हुए वो मैं आपको दूंगा, बेशक वॉइस नोट के अंदर तो या रिटन कमेंट्स की फॉर्म में। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। देन यहाँ पे लास्ट एक स्लाइड है, इसके अंदर ये है कि आपकी मोटिवेशन क्या है। पैसा बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मैं अनफॉर्मल सी बात कर रहा हूँ।
लेकिन ये है कि जब आपको पता हो ना कि इतना पैसा आपको स्कॉलरशिप में मिलेगा तो आप ज्यादा स्ट्रगल करते हो। इटली के केस के अंदर आपको ऑलमोस्ट 1200 यूरो मिलते हैं और सेविंग आपकी 1.5 लाख 1.2 लाख इतनी आपकी सेविंग है। आप इसको एज ए मोटिवेशन कंसीडर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी जॉब नहीं है बीएससी एमएस के बाद जो आपको इतनी हाई सैलरी देगी इतनी स्ट्रगल के बाद। तो आप इससे अच्छा है कि आप स्ट्रगल करें पीएचडी के लिए। एक तो आपकी डिग्री हो जाएगी और दूसरा आपकी 18वीं या 19वीं स्केल के ऑफिसर के बराबर आपकी पे होगी सेविंग के फॉर्म के अंदर। वैसे ओवरऑल तो ज्यादा बनते हैं ये, जो आपको सेव होंगे वो इतने होंगे कि आप 18 या 19 स्केल के ऑफिसर से कंपैरिजन कर सकते हैं अपने आप का। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन होता है कि मेरा मेजर अवेलेबल नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एड्रेस किया है कि आपके कोर्सेज के जो टाइटल होते हैं वो थोड़े से मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा। दैट्स एंड मेरी साइड से यही था। तो अब क्विकली मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स का सैंपल आपसे जो मैंने कहा था वो मैं शेयर करता हूँ। मैं जस्ट स्क्रीन दोबारा शेयर करने दें, क्विकली एक नज़र आप देख लें, देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपका सीवी किस तरह की होनी चाहिए, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ पे मैंने अपनी अपडेटेड सीवी मेंशन की है। अब जस्ट एक क्विकली नजर मारे, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीज़ों को क्योंकि हम ऑलरेडी काफी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे ओपन करने का मकसद ये है कि ताकि आपको एक विजुअल आपको आइडिया हो जाए किस तरह की सीवी होती है, डिजाइन कर सकते हैं आप। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है सेम वही चीज़ें मैंने उनको अप्लाई की और आपको वहाँ पे दिखा रहा हूँ। कोर्सेज मैं आपके साथ ये सैंपल शेयर कर दूंगा, आपने परेशानी ना स्क्रीनशॉट नहीं लेना है सीवी के, मैं आपको सीवी शेयर कर दूंगा। एक चीज़ मैं मिस कर गया था कि आपकी सीवी के अंदर लैंग्वेज स्किल वाला पोर्शन मैंडेटरी होता है, आपने वो लाजमी मेंशन करना है। और ये मैंडेटरी पार्ट है यूरोस्पिन का, सॉरी यूरोस्पिन कह दिया, यूरोपास के फॉर्मेट के अंदर। तो आप ये लेवल मेंशन कर सकते हैं। मिनिमम आपका B2 लेवल होना चाहिए क्योंकि जो आपका इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होता है ना वो इस चीज़ को क्या कहते हैं कि डिपेंड करता है। आप इंडिपेंडेंट यूजर हैं, आप एग्जाम भी इंग्लिश में दे सकते हैं, आप मतलब स्पोकन भी इंग्लिश में कर सकते हैं, तो B2 इज इनफ। मैंने वैसे C1 लिखा हुआ, मेरे पास वो आइल्स है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा हुआ। स्किल सेट का पोर्शन है, आप अपनी स्किल मेंशन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये कि आप ये जो स्किल सेट वाला पोर्शन है ना, ये आपने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज करते रहना है। और जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल था लाइक एलाइजा, जीसीएमएस, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग, तो आपने उनको ही टच देना है। जो जो चीज रेलेवेंट जस्ट आपने उनको ही चेंज करना है। देन ऑनर्स एंड अवार्ड, अगर आपके पास कोई मेडल है या कुछ आपके पास, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि लिखी हुई कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, नेटवर्किंग मेंबरशिप इट्स ओके। ये मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए हैं जो मैं आपको बता रहा था। मेरे केस में मैंने 5 किए, मेरी स्कॉलरशिप हो गई, देन उसके बाद मैंने छोड़ दिए। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने 10 के 10 करना। कुछ एब्स्ट्रैक्ट पब्लिकेशन और ये सारी चीजें मैंने ऐड की हुई। ये थी मेरी सीवी। देन उसके बाद मैं आपको एक प्रपोजल की एक नज़र दिखा देता हूँ, प्रपोजल किस तरह का होना चाहिए। तो देन हम इंशाल्लाह जस्ट एक मिनट दें। ओके, ये प्रपोजल है। प्रपोजल का फॉर्मेट मैंने जो मेन हेडिंग्स आपको बताई है, हेडिंग्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। ये बेसिकली मैंने एक यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट फॉलो किया था, उसके अंदर मेन हेडिंग है। समटाइम आप एब्स्ट्रैक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, समरी ऑफ प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। लेकिन ये मैंने एक डिजाइन किया था यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के, आप उसको ये देख सकते हैं। मैक्सिमम जो आपका प्रोजेक्ट है 5 से 6 पेजेस के ऊपर जाना चाहिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, और प्रोजेक्ट होता ही इतना है। ये एक्सपेक्टेड आउटकम एंड पे आने चाहिए बायोलॉजिकली, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर ऐसे है, इसलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पर लिखे हुए हैं। लीड टाइम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि आपको मैंने स्टडी प्लान का कैसे मैनेज करेंगे, तो आप अपनी एक्टिविटीज को शो करने के लिए आप एक चार्ट शो कर सकते हैं। अभी इस ग्राफ के अंदर मैं वो चार्ट नहीं शो कर पाया। ये मेथडोलॉजी आपकी, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपनी मेथडोलॉजी का, कैसे कैसे आप करेंगे, और देन एंटी रेफरेंस आएंगे। ये वाला पार्ट है ना, ये लीड टाइम इम्प्लीमेंटेशन वाला, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ा जरूरी पार्ट होता है पीएचडी के एप्लीकेशन के अंदर, स्पेसिफिक
तो ये मैं एक दूसरा प्रपोजल देखता हूँ मेरे पास पड़ा हुआ, तो नहीं तो अदरवाइज मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। गैंट चार्ट की फॉर्म के अंदर आप ये शो कर सकते हैं, मतलब किस तरह की ये चीजें। हाँ, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है हमजा भाई? अभी जी आपको जी, स्क्रीन विजिबल चार्ट नजर आपको? आया? हाँ अब आपको चार्ट नजर आ रहा है लीड टाइम इम्प्लीमेंटेशन वाला? जी जी, आ रहा है। जी जी, ये देखें आप इस तरह अपने स्टडी प्लान को डिफाइन कर सकते हैं कि आप एक चार्ट बनाएं, इसको गैंट चार्ट का नाम बोलते हैं। डिफरेंट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, अदरवाइज आप एक्सेल के अंदर भी बना सकते हैं। इसमें मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि मैंने अपडेट नहीं किया हुआ, मैं अभी पुराना ही शो कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह का आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि आप अपने प्रपोजल के अंदर इस तरह का अपनी एक्टिविटी डिवाइड कर सकते हैं। मेरे केस के अंदर 3 साल की पीएचडी है, तो मैंने इस तरह आपको चेंज मतलब डिसाइन किया है सारी चीज। तो आप भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी सारी चीजें के अंदर। ये जस्ट एक मेथोडोलॉजी चेंज है और ये आपका प्रपोजल हो गया। तो ये जो चीजें थी कुछ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन सब के रिसर्च प्रपोजल के अलावा बाकी सब के आपको सैंपल मिल जाएंगे। अभी मैं जस्ट एक लास्ट वन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। बस ये ना कीजिएगा कि सैंपल शेयर करें। ये रिकमेंडेशन लेटर है। मैंने जो चीज़ें बताई थी, लेटर हेड होना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पे लेटर हेड लाजमी लगवाना है। आपका नाम वहाँ पे लाजमी मेंशन होना चाहिए। प्रोफेसर को कहें कि वो ये ना लिख दे ही शी, आपके नाम के साथ लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे केस के अंदर मेरे पास कुछ डिस्टिंक्शन थी, मेरे पास मेडल था, तो मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करना मुनासिब समझा है क्योंकि मेरे पास वाकई ही मेरी एकेडमिक अचीवमेंट है। अगर आपके केस के अंदर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने अपनी लेबॉर्ट्री स्किल्स को शो करने के लिए मैंने प्रोफेसर को ये लिख के दिया कि मेरे पास एक ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग की बेस पर मैंने डिफेंड किया कि मेरे पास मेरी जो फील्ड के अंदर रिसर्च स्किल्स हैं। तो ये ओवरऑल इसको मैंने कंक्लूड किया। फाइनल मार्क्स के अंदर यहाँ पे आपके सिग्नेचर स्टैम्प आएगी। आपने ईमेल मेंशन करनी है, और ईमेल आपने हमेशा इंस्टीट्यूट वाली ईमेल मेंशन करनी है। जीमेल, हॉटमेल, ऐसी टीचर्स की नहीं मेंशन करनी। जो उनकी ऑफिशियल ईमेल होती है आपने उसको मेंशन करना है। सो तो मेरी तरफ से ये था। अब अगर आप क्वेश्चंस हैं तो वन बाय वन आप वो हाथ खड़ा करें, और मतलब भी आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप जिसको कॉल करेंगे तो अगर आप एक बार सबको अलाउ कर देंगे तो मैच क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी पॉसिबल हुआ मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा। ग्रुप के लिंक भी मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी जहांगीर पर वन बाय वन इन्होंने हैंड रेस किया, उनको अनम्यूट करो। एमन सुल्तान। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो जी मैंने ये जी। पूछना था कि मेरा ख्याल अभी तो इटली की स्कॉलरशिप ख़त्म हो गई है शायद मास्टर्स में ना। तो अभी 6 मंथ्स हैं दोबारा अप्लाई करने के लिए नवंबर दिसंबर में। तो उससे पहले पहले कौन सी चीज़ें होनी चाहिए एक वो बता दें, और दूसरी बात ये है कि क्या रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। और तीसरी बात ये कि आइल्स के अगर आइल्स नहीं है तो क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इनफ है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिक इटली की बात करूं, आई एम सॉरी टू से मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं बच्चों को जब भी कोई मास्टर का मेरे पास एप्लीकेंट रहता है, तो मैं उसको उन सबको ये रिकमेंड करता हूं कि मास्टर के लिए इटली आपके पास प्रायोरिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स हैं इटालियन मास्टर के अंदर। एक तो वीज़ा रेशो कम है, आपको बैंक स्टेटमेंट का इशू आता है, देन उसके अलावा आपको कुछ इनकम सर्टिफिकेट है बीआर से बनवाने पड़ते हैं। मास्टर के केस के अंदर थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन मुश्किल है, और मतलब थोड़े से चीजें कम्प्लेक्स हो जाती हैं। वीजा रेशो कम है एज कम्पेयर टू पीएचडी। पीएचडी केस के अंदर 100% है। लेकिन अगर अब मैं बता देता हूँ, अगर आप इटालियन मास्टर को परसू करना चाह रही हैं तो नवंबर दिसंबर के बाद जो है, जब इनका नॉर्मल इनटेक खत्म होता है, क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो है दिसंबर के बाद एडमिशन ओपन कर देती हैं। तो यूनिवर्स इटली का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाके आप इंग्लिश कोर्सेज देख सकते हैं। जितनी भी इटालियन यूनिवर्सिटीज जो मास्टर के अंदर इंग्लिश कोर्स ऑफर कर रही हैं, आपने सबसे पहले वो पॉइंट कंसिडर करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में मास्टर ऑफर कर रही है। उसको कंसिडर करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर एडमिशन आपका हो जाता है। पिछले 2 सालों से आयल्स नहीं चाहिए एम्बेसी के अंदर, उससे पहले मैंडेटरी था।
अब आपका JRA के अंदर एप्लीकेशन सबमिट होती है तो आपको आइल्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास आइल्स होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड आप मास्टर केस के अंदर आइल्स लें, ताकि आप आपकी जो बाकी अपॉर्चुनिटीज है इरास्मस केस के अंदर या बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं आप उनमें मैक्सिमम अप्लाई कर सकें। मास्टर केस के लिए मैं आपको एक ये भी रिकमेंड करूंगा, आप इटली के साथ साथ चाइना, थाईलैंड, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनमें लाजमी अप्लाई करें। ये कंसेप्ट माइंड से निकाल दें कि हमारे पाकिस्तान में जो कंसेप्ट है कि चाइना नहीं जाना। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, वो पहली बात कहते हैं सर चाइना नहीं जाना, उसके अलावा बता दें। मैं आपको बता दूं कि चाइना की जो रिसर्च है, मैं बेसिकली एक्स चाइनीज स्टूडेंट हूँ, मेरी पहले PhD हैनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से है। तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यूरोप में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो चाइनीज स्टैंडर्ड को अप्रोच करे इन टर्म ऑफ रिसर्च, इन टर्म ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट की फैसिलिटेशन। अगर आपका मास्टर चाइना, थाईलैंड, कोरिया इन कंट्रीज से है तो कोई भी आपको एक अच्छी PhD दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से आप PhD कर सकते हैं। इतना अच्छा वो आपको रिसर्चर क्रिएट करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप इन पॉइंट्स को भी कंसिडर करें। जी नेक्स्ट। उसवा इरफान, कांडी अस्सलाम वालेकुम। मैंने मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने BS किया है तो उससे डायरेक्ट हम PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं इटली में, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं यूनिवर्सिटीज जहाँ बैचलर्स के बाद डायरेक्ट हम PhD में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि पब्लिकेशंस एज सच मेरे पास 2 रिव्यू आर्टिकल्स हैं, लेकिन उनमें मेरा ऑथर नेम जो है वो एक 6th पे और एक 8th पे है। लेकिन जो चैप्टर्स हैं मेरे पास वो भी पब्लिश नहीं हुए ना। चैप्टर्स को जब हम करते हैं तो उनको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। वो एज अ फर्स्ट और सेकंड ऑथर है मेरे पास, तो उनको मैं CV में मेंशन करूं या ना करूं, और अगर करना है तो वो कैसे कर सकती हूँ मैं? आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी टू जमीन का पहला क्वेश्चन। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, सॉरी मैं भी कॉल पे था। अनम्यूट कर ले। ऊपर मास्टर के केस के ऊपर ये मैंडेटरी नहीं है कि आपकी पब्लिकेशन एज ए फर्स्ट ऑथर हो। जिस भी नंबर पे है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स मोर देन इनफ। आपकी 1-2 पब्लिकेशन है मास्टर के लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप और चाइना का जो पर्सपेक्टिव है पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप 10 पब्लिकेशन के साथ एज ए BS का बंदा आएगा ना तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चनिंग होगी कि आपने 10 पब्लिकेशन कैसे कर लिए हैं, इसको डिफेंड करें, तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो इटली के केस के, चाइना के केस के अंदर तो वो चीजें समझ आती है क्योंकि उनमें कोलैबोरेशन का कंसेप्ट है, लेकिन इधर कोलैबोरेशन का कंसेप्ट नहीं है। 2-3 पब्लिकेशन है देन इट्स ओके। बाकी बुक चैप्टर अगर आपके पब्लिश नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि अभी तक उनको मेंशन ना करें, लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास उनके ऑथर की डिटेल और बाकी उस पब्लिशर का नाम और एक साइटेशन आप जनरेट कर सकते हैं उनकी, तो आप मेंशन कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। ऑरेंज से जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हमारे एक पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू हम ऑनलाइन DG स्किल्स के थ्रू हम सॉफ्ट कोर्सेज सीखते हैं, फ्रीलांसिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के कोर्सेज भी हम मेंशन कर सकते हैं अपनी CV में मास्टर के लिए। देखे ना, आपने जब CV मेंशन करने ना, आप एकेडेमिया की तरफ आ रहे हैं अगर, तो वो कोर्सेज आपके एकेडेमिया के अंदर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। लाइक अगर आपकी फील्ड कंप्यूटर साइंस है और आपने वो मैटलब, पाइथन वगैरह के जो DD स्किल से कोर्सेज किए हुए हैं तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। बाकी अलबत्ता नहीं भी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे। बेहतर ये है कि आप अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट जो कोर्सेज है उनको, उनके सर्टिफिकेट्स लें, उनको मेंशन करें। सादिया रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने MPhil किया है डेयरी टेक्नोलॉजी में युवास से, और मेरा 3.91 CGPA था। अब मुझे PhD के लिए अप्लाई करना है। मैंने ब्लोगना में भी किया था रिसेंटली और मैं बाकी जगहों पे भी देख रही हूँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मुझे इशू आ रहा है वो रिसर्च प्रपोजल का आ रहा है, जिसकी वजह से पहले ही मैं पिछले साल अप्लाई नहीं कर सकी थी।
क्योंकि इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ जो बाहर अच्छे समझे जाएँ वो हम लोगों के पास नहीं होते। और अपने टीचर से भी मैंने बहुत दफ़ा कहा है, तो वो बस एक थोड़ा बहुत बस जान छुड़वाने के लिए कुछ बता देते हैं, इस पे देख लो, उस पे देख लो, और मुझे फिर ना डेडलाइन गुजर जाती है, मैं कोई अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पाती। क्योंकि आप भी फूड से रेलेवेंट आपकी फील्ड है, थोड़ा-सा मुझे इस हवाले से गाइड कर देगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है? अक्सर होता है रिसर्च पेपर्स पढ़ के भी मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इसमें क्या इनोवेटिव चीज़ कर सकती हूँ। सेकेंडली ये कि फूड की फील्ड से रेलेवेंट जैसे मेरा डेयरी है, तो इटली में कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मुझे टारगेट करना चाहिए जो बहुत अच्छी हैं, जहाँ की रिसर्च बहुत अच्छी है? और थिर्डली ये कि अगर एक्सेप्टेंस आ जाती है विदिन सेम ईयर, तो वीज़ा प्रोसेस में क्या इश्यू होता है? क्या वो मुझे जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि या तो ना जाओ इटली, और अगर जाना है तो फिर जल्दी शुरू कर दो, एक्सेप्टेंस का इंतज़ार ना करो, और इस तरह की चीज़ें। थैंक यू। अच्छा, जैसा आपका पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको शायद प्रेजेंटेशन में ये बात बताई थी कि पीएचडी के केस के अंदर आप प्रपोजल डिफाइन नहीं करते। मोस्ट केसेस के अंदर आपको यूनिवर्सिटी ने एक थीम दिया होता है, एक टाइटल दिया होता है, उस टाइटल के अगेंस्ट आपको प्रोजेक्ट डिजाइन किया होता है। रिसर्च प्रपोजल एज सच यहाँ पे ये नहीं होता कि आप इधर आके रिसर्च परस्यू करेंगे। जस्ट वो आपसे इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एवेलुएट करते हैं कि आपकी रिसर्च राइटिंग एबिलिटी कितनी है। तो अगर आप डेयरी की बात कर रहे हैं, तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज आप देखें, लाइक अभी नेपल्स फेडरिको है, उसके अंदर फूड साइंस का प्रोग्राम है, या मतलब इस तरह के डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। तो आप जब यूनिवर्सिटी की कॉल रीड आउट करती है ना, तो आज एक तो आप पहली बार इसमें स्ट्रिक्ट नहीं होना कि आप पीछे से डेयरी कर गए तो अगला प्रोजेक्ट भी आपका डेयरी को, ऐसा नहीं होना। आप उसको चेंज कर सकती हैं, और ये होगा क्योंकि डेयरी का बहुत कम प्रोजेक्ट नजर आते हैं पीएचडी के अंदर, क्योंकि मैं भी इन टच चीजों में मुझे आइडिया है। तो जब भी आपने प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, आपने उस थीम और उस टाइटल को टारगेट करना है। अगर टाइटल और थीम अवेलेबल नहीं है, तो उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी जो प्रोफेसर है, उसको देखना उनकी डोमेन किसके अंदर है, उनके कीवर्ड गूगल स्कॉलर पर डालने हैं, और मोस्ट रेलेवेंट 2 से 3 पेपर आपने डाउनलोड करने हैं जो उस प्रोफेसर की डोमेन के साथ मैच कर रहे हैं या उस थीम के साथ मैच कर रहे हैं। देन आप उसको मर्ज कर देंगे ना अच्छी तरह समझ के 3 पेपर्स को। ये जस्ट एक शॉर्टकट है, वैसे एक अच्छा वे तो नहीं है, लेकिन इस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब 2 पेपर स्क्रीन आउट कर लेते हैं, ये पेपर्स आपको इस थीम के अकॉर्डिंग बहुत ही मैच कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतना तो आइडिया होता है, आप थीसिस करके आए होते हैं। अगर आप उन दोनों पेपर्स को मर्ज कर देना, तो आपका बहुत अच्छा प्रपोजल डिजाइन हो सकता है। कुछ पार्ट आप एआई से भी यूज कर सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दोनों पेपर्स का मर्ज कर दें। मेथोडोलॉजी, 2 कॉमन जो मेथोडोलॉजी है आप उनको यूज करके उसका फ्लो चार्ट बना दें, और देन जो उसका गैंट चार्ट ऐड करके स्टडी प्लान ऐड कर दें। तो आई थिंक सो कि जो आप 2022-23 का कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, तो वो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। इस लेवल के ऊपर आप एज सच कोई नई बिल्कुल डोमेन आप ला भी नहीं सकते, और ना ही वो एप्लीकेबल होती है, क्योंकि जब उस फील्ड का बंदा ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल स्कॉलर या स्कोपस के ऊपर, या 2 एआई टूल्स हैं, मैं उसकी पीडीएफ शेयर करता हूँ, साइज स्पेस हो गया या रिसर्च रैबिट होगा, कीवर्ड यूज करके 2 मोस्ट रेलेवेंट पेपर फाइंड आउट करें, देन उसको मर्ज कर दें। प्लेजरिज्म 20% से नीचे होना चाहिए, राइट अप थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको एक्सट्रैक्ट करनी चीजें आनी चाहिए। दूसरा बात, जो यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने आपको लिंक सेंड किया है, ग्रुप के पीडीएफ के अंदर भी मेंशन है। अदरवाइज वर्जन 7 के नाम से एक पीडीएफ फाइल हम क्रिएट करते हैं, वो स्कॉलरशिप नेटवर्क डॉक्टर वकार बेग साहब, उसके अंदर सब यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन होते हैं, डेडलाइन मेंशन। ये आपको स्क्रीन आउट करना पड़ेगा किस किस यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका प्रोग्राम है। मैं जनरली आपको बता देता हूँ, ऐसे मेरे माइंड में कुछ नहीं है। लाइक नेपल्स फेडरिको के अंदर आपका प्रोग्राम होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुलीजे के अंदर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मदीने के अंदर एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ खोजा के अंदर है, देन यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस के अंदर है, उदीने के अंदर है, कतानिया के अंदर है। मतलब मोर देन मेरे पास लिस्ट है फूड साइंस की, मैंने आपको कमेंट सेक्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन किया, अगर आप उसको ज्वाइन कर लें और रिमाइंडर दे दे तो मैं लिस्ट दोबारा सेंड कर दूंगा। लेकिन ऑलमोस्ट सबके अंदर ही फूड साइंस है, लेकिन आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट ऐसा टाइटल नहीं मिलेगा, पीएचडी इन डेयरी साइंस, पीएचडी इन फूड साइंस, मल्टी डिसिप्लिनरी कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर भी आपको लगता है कि आपके इस फील्ड के अंदर आपकी सर्च मैच करें, आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी बात रही वीजे की, तो पीएचडी के केस के अंदर वीजा रेशो 100% है। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है ना, तो आपको वीजा मिलेगा, हर सूरत में वीजा मिलेगा। लेट जरूर हो जाती है, हर दफा एम्बेसी थोड़ा डिले कर देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अब अप्लाई करती हैं और आपका एडमिशन अब बार साइकिल में हो जाता है, जिस तरह फडोवा का रिजल्ट 1-2 डिपार्टमेंट का अनाउंस हो गया, तो इन लोगों को वीजा दिसंबर तक मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट और सारी चीजें। और जिनका दिसंबर जनवरी में होगा, उनको वीजा जून तक, मार्च या अप्रैल तक मिल जाएगा। पीएचडी के केस के अंदर 100% वीजा रेशो है, आपका एडमिशन नहीं कैंसिल होगा।
एक यूनिवर्सिटी ने इस तरह 1-2 केसेस आए हैं कि लेट होने की वजह से एडमिशन कैंसिल किए, लेकिन अदरवाइज 99% यूनिवर्सिटी इस बात को समझती है कि एम्बेसी की तरफ से इशू है, वो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करती पीएचडी के अंदर। तो इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप पीएचडी के एप्लीकेंट है तो। नेक्स्ट अरूबा। जी जफर भाई, मैं ये PNR वाले मैंने इसलिए मेंशन किया कि 2-4 बच्चों के वाकई ही कैंसिल हुए हैं ये एडमिशन, जो ज्यादा लेट हो गए हैं। इस केस के अंदर अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, एम्बेसी का रोल है। अगर उनके सुपरवाइजर कॉन्टैक्ट करें, लाइक जिस तरह अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो वाले सलेंडो वाले हैं, इनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट अप्रोच करके अपॉइंटमेंट लेते हैं। अभी मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने इस दफा ऐसे किया है कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को एम्बेसी को अप्रोच करके ये डिपार्टमेंट सब बच्चों की इकट्ठी लेके दिए अपॉइंटमेंट। तो अगर आप कोऑर्डिनेटर से इन कॉन्टैक्ट रहते हैं मोस्ट केसेस के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही मिल जाती है। तो इतना ऐसा पीएचडी के अंदर इशू नहीं है, पीएचडी के अंदर इतना बड़ा इशू नहीं है। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी आपकी फंडिंग एडमिशन हो, आप अपने डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट के लिए मेल कर दें, अपनी समरी फॉरवर्ड कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, आपकी टेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, हर चीज रेडी हो। जैसे ही एडमिशन लेटर है आप फॉर अपॉइंटमेंट के लिए मेल कर दें ताकि आप मैक्सिमम आपको टाइम मिल जाए। जी नेक्स्ट, आई एम सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोलोनिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ था और जो रिसर्च प्रपोजल मैंने बनाया था वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ही था जो आपने शो किया है उसके मुताबिक। लेकिन हुआ ये है कि मेरे रिसर्च प्रपोजल के मार्क्स 0 लगे हैं, जो कि मुझे आइडिया नहीं है कैसे। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कल भी ग्रुप में भी हम एड्रेस कर रहे थे। जफा भाई इसके ऊपर बड़ा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन मैंने जिन बच्चों ने भी ये क्लेम किया ना, मेरा प्रपोजल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग था, यकीन मानिए मैंने 8 से 10 बच्चों का प्रपोजल पर्सनली मंगवाया इनबॉक्स के अंदर और चेक किया, वो नहीं था। कवर पेज के ऊपर सबसे पहले तो आपने मेंशन करना था अपना तो आपका प्रोजेक्ट किस डोमेन के साथ मैच कर रहा है। तो कई बच्चों ने वहां पे 2-2 टिक लगाए हुए हैं। एक तो रिजेक्शन की वो वजह भी बनी है, प्रपोजल आपका किसी डोमेन का आपने देखा कि रेलेवेंसी है, आपने 2 पे टिक कर दिया, रिजेक्ट। देन उसके अलावा कुछ बच्चों ने अपनी हेडिंग्स अपने तरफ से क्रिएट की हैं, लाइक स्टेट ऑफ आर्ट के अंदर हेडिंग्स दिए हुए, इंट्रोडक्शंस की, लिटरेचर रिव्यू की, और कुछ अपने से एड अप किया हुआ है। करेक्टर्स ज्यादा हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई एम 100% श्योर कि ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे अपना प्रपोजल सेंड कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक है। ऐसा नहीं हो ओके, सकता मेरा क्योंकि एक और वैसे- क्वेश्चन भी है। एक और जी क्वेश्चन जरूर। भी है। अक्सर ऐसे होता है कि जो रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा जनरल होता है, तो क्या एज जी जी सच हमें बिल्कुल। उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च प्रपोजल क्रिएट करना होता है या कुछ स्पेसिफिकेशंस की जा सकती हैं उस हवाले से? ये बात मैंने पहले भी की थी, जब आपके पास जनरल थीम आता है ना, उस केस के अंदर आपने उस थीम के अंदर अब आपको फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शनल फूड का टॉपिक आ जाता है। अब फंक्शनल फूड के अंदर मल्टीपल डोमेन्स हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस में काम करना है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आप फैकल्टी देखनी पड़ेगी कि उस फैकल्टी के अंदर फंक्शनल फूड के अंदर किस डोमेन में काम हो रहा है। जब आपको ये पता चलेगा फिर उसके अकॉर्डिंग प्रपोजल बनाएंगे, तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज जनरल फंक्शन फूड में से कोई अपनी मर्जी का लेके कर देंगे तो हो सकता है कि उसके जरूरत बंदा ही ना हो। तो इस केस के अंदर फैकल्टी को आप लाजमी विजिट करें। हर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और उसकी जो रिसर्च डोमेन है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बाकी बचे हैं तो मैक्सिमम। जी नेक्स्ट, हमजा भाई बताइएगा। अरूबा शायद ये होगी, राबिया नाज। तो जी अभी आपकी माइक के अंदर इशू है। आपका टर्न है। आप अपने मैसेज में भी टाइप कर सकते हैं आपका क्वेश्चन, हम उसको अंदर भी एड्रेस कर सकते हैं अगर माइक का इशू है तो नो प्रॉब्लम। सर अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ वालेकुम। बेनाज। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। सर मैंने अभी रिसेंटली ना ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से ना मेरी मतलब एमएससी मेरा कंप्लीट हुई है। मतलब अभी चल ही रहा है, थीसिस सबमिट करवाना है अब हम लोगों ने। तो मैंने ये पूछना था कि इनकी किस मंथ में ये इटली की स्कॉलरशिप आती है? स्कॉलरशिप पीएचडी के केस के अंदर अभी तक ओपन है और स्टिल दिसंबर तक ओपन रहेंगे एडिशनल कॉल्स। अगर आपने थीसिस सबमिट करवा दिया है, आपके पास 3 सेमेस्टर की डीएमसी है,
तो आप होप से सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर सकती हैं, और अभी अप्लाई करना चाहिए आपको। मेरा भी एडमिशन होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर हुआ था, तो आप होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर या प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि आपका अक्टूबर तक रिजल्ट है, वेटिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। आई एम सॉरी टाइम शॉर्ट है, इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम दे। बाकी ग्रुप के अंदर आप जो भी पूछेंगे इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज अवेलेबल। उसामा वही इधर उज़ैफा भाई ने वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा क्वेश्चन जहाँ से भाई ये है कि एमएससी के लिए जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो जाता है लेकिन एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं देती है, तो ये इशू आ रहा है सुनने में। जी जी और कंटिन्यू करें आप। कोर्सेज से कोर्सेज किए हैं ऑनलाइन, उनको हम एजुकेशन में मेंशन करें या सेपरेट कोर्सेज की हेडिंग दे के मेंशन करें? पहली बात रही एम्बेसी वाली, तो यार एम्बेसी का जो इशू है उसमें मैं और आप कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकते। उसके अंदर कुछ आप क्या कहते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस या मतलब क्या कहते भी कह सकते हैं हम, सॉरी मेरे को वर्ड मुंह में आ रहा, कि वो यूज करें। आप ट्राई करें कि एज सुन एज एडमिशन ओपन हो तो आप पैसे अप्लाई करके एज सुन एज पॉसिबल अपनी समरी फॉरवर्ड करवा दें, ताकि मैक्सिमम टाइम मिले आपको एम्बेसी के केस के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए। बस ये इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स जारी रखे, किसी टाइम ही मिल सकती है, तो मतलब इस केस के अंदर आपको ये चीजें हो सकती हैं। बाकी दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कोर्सेज, आप सीवी के अंदर एक सेपरेट हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ई कोर्सेज के नाम से, मॉक के नाम से, ऑनलाइन कोर्सेज के नाम से, तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। जी ठीक नेक्स्ट। है, तो आपने जो बताया है कि 10 कोर्सेज कर सकते हैं, तो उसके बाद हम मतलब दोबारा से न्यू अकाउंट बना के एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकेंगे या क्या लिमिट है 10 वो कोर्सेज किसका? जीमेल, डिफरेंट जीमेल यूज करके आप डिफरेंट अकाउंट बना सकते हैं, और एक जीमेल के ऊपर आप 10 कोर्स कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और जैफा भाई बता रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वैसे मुझे भी पता चला था कि एम्बेसी सोन मतलब बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट वाला जो इशू है ना, एक नए तरीके से अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का कंसेप्ट आ रहा है। आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, आपको अपॉइंटमेंट मिला करेगी, तो होपफुली कि नेक्स्ट इन फ्यूचर ये वाला भी इशू हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। उमर फारूक। जी आई थिंक सो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। हमारे पास ये 4 मिनट बाकी बचे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो ये बता दें कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इसके ऊपर कितना वैसे खर्चा आता है, ये आपकी जब मास्टर की स्कॉलरशिप लगती है या पीएचडी की। और दूसरा एक ये बताना है आपने कि जब हमने तो अभी मास्टर्स के लिए अप्लाई करें ना स्कॉलरशिप के लिए, तो हम मतलब किस तरह की अपने आप को रेडी करें, किन चीज़ों पे, किन कंट्रीज के लिए, क्योंकि इटली का आपने बोला है कि वो चांसेस कम है मास्टर के लिए। तो इसके अलावा एक पाथ लाइन जो है वो हमें थोड़ा सा गाइड आप कर दें कि हम किस यार मास्टर के केस के अंदर मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि एक तो अपनी सीजीपी को इम्प्रूव करें, अभी तक अभी डिग्री कंप्लीट है, कोर्सेज ऑनलाइन करें, डिफरेंट ट्रेनिंग्स लें, और देन उसके अलावा इटली को आप कंसीडर करें। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप इटली में अप्लाई ना करें, आप करें अप्लाई, लेकिन उसके साथ साथ आप चाइना की मोस्ट कॉमन जो स्कॉलरशिप है सीएससी स्कॉलरशिप, जो सितंबर में ओपन होने वाली है, आप अगस्त में एक्सेप्टेंस के लिए ट्राई करें। कोरिया की स्कॉलरशिप, प्रोफेसर स्कॉलरशिप है, उसको आप लाजमी ट्राई करें। एक थाईलैंड की स्कॉलरशिप है, मोस्ट कॉमन स्कॉलरशिप है चोलागोंग यूनिवर्सिटी की, और उसको आप लाजमी अवेल करें। इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, चाइना, इनका जो मास्टर है ना, इनकी यूनिवर्सिटीज इटली से अच्छी है। मैं आपसे ये एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप क्यूएस रैंकिंग निकाले ना, तो टॉप इटली की 2-4 यूनिवर्सिटी टॉप 500 के अंदर आती हैं। चाइना की निकाल के देखेंगे तो 15 यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। बाकी ये 2 मिनट मैं जैफा भाई को देने लगा हूँ, मास्टर के ऊपर वो बात करेंगे। जैफा भाई जरा 2-3 मिनट रह गए मीटिंग के, इसको देखिएगा जरा। हाँ, थैंक यू वेरी मच जहांगीर भाई, शुक्रिया आपका। एक्चुअली शुरू में तो काफ़ी टाइम जो है ना वो तो म्यूट में गुजर गया था, मैं ज्वाइन हुआ था, लेकिन वो असल में कुछ लोगों का मसला था, कुछ लोगों का नहीं था। तो और शुरू में भी एक्चुअली मैं सफ़र में था थोड़ा, तो फिर अभी एक जगह पे बैठा हूँ। इस तरह है कि आप लोग थोड़ा सा ना ये इनको थोड़ा सी चीज़ों को सेपरेट करना चाहिए, मास्टर स्कॉलरशिप को और पीएचडी को, और सेकेंडली स्कॉलरशिप और एक स्पेसिफिक पोजीशंस।
हर यूनिवर्सिटी में और हर मुल्क में, मैंने अभी रिसेंटली भी लोगों को बताया था कि हर यूनिवर्सिटी में और हर मुल्क में कोई भी एडमिशन होता है इंटरनेशनल के लिए, उसके अंदर स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो वो लोग वो टारगेट नहीं करते, लोग कहते हैं कि जनरल स्कॉलरशिप्स पे हम जाएं। मतलब जनरल को देख के आप छोड़ें, अगर आपकी सीजीपी अच्छी है तो आप हर कोर्स के अंदर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं, ठीक है, बादवा में, मिलानो में, हर जगह पे। तो वो एक तो टारगेट करें। दूसरा प्रोफाइल में एम्बेसी का मसला है, तो एम्बेसी में आजकल असल में उनका एक जारी के साथ ना अदालत में केस चल रहा है इधर इटली में, तो वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो इस वजह से ना वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा हो जाएगा इंशाल्लाह, वो इतना मसला नहीं है। और बाकी जो बात रही अभी रिसेंटली कल बोलोनिया का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो तबाही हुई है पाकिस्तानियों की, तो उस पर अलग से बात की जा सकती है, ठीक है। मैं कल बैठा हुआ था प्रोफेसर के पास, तो प्रोफेसर बड़ा हंस रहा था इवन ना, तो कुछ वो भी दिखाए हैं, कुछ रिसर्च प्रपोजल भी उसने खोले दिखाए, तो वो ना उस पर बात करेंगे हम, अगर टाइम मिला तो ना, ये अभी मतलब जल्द ही करेंगे इस पे। बहुत शुक्रिया जहा भाई। अभी असल यही में अभी बात मैंने टाइम भी इनको नहीं है। पहले भी बताई है, मुझे भी बच्चों ने अप्रोच किया कि हमारा प्रपोजल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग था और बोलोनिया ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा मैं 100% श्योर हूँ, आप मुझे प्रपोजल दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने वाकई चेक किया, बोलोनिया की कोई मिस्टेक नहीं है, हमारी मिस्टेक है। और किसी ने 3-3 पॉइंट्स पे कंसीडर किए हुए, टिक किया हुआ है, हेडिंग एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, करेक्टर 10,000 थे, 18,000 22,000 तक करेक्टर गए हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। बाकी मीटिंग अब एंड होने वाली है, फर्दर डिस्कशन के लिए मैंने लिंक पेस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर ग्रुप्स के लिंक भी पेस्ट किए हैं, ड्राइव का लिंक भी पेस्ट किया है। मैं हमजा भाई जो कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, इनको सारी डॉक्यूमेंट्स भी मेल कर रहा हूँ, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप में आए, मोस्ट वेलकम, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे। ये वो चीजें जो हम आपके लिए कर सकते हैं, करना आपने है, हम जस्ट आपको एक पाथवे दे सकते हैं या अपना टाइम दे सकते हैं। इट्स अप टू यू एंड ओवरऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग and good luck for your applications. Thank you. Thank you, Mr. Janzeb Ashraf, for explaining all the minute